हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, इसमें हम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएसई से रिलेटेड जो आपका स्टडी मटेरियल है वो मैं करा रही हूँ। और इसमें हमारा आजकल चल रहा है सेकंड यूनिट। मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ, सेकंड यूनिट चल रहा है। और इसमें मैंने सेकंड यूनिट में आपके देखिए 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो मैंने जो पहला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आज मैं सेकंड पार्ट जो है आपका वो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर आपका 4 और यूनिट नंबर जो आपका 5 है वो पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है। टोटल मटेरियल जितना भी है वो सब प्रोवाइड किया जा चुका है इससे रिलेटेड। और अब सेकंड चल रहा है और उसके बाद आपका फिर आएगा थर्ड एंड देन लास्टली मैं 6th वाला जो आपका यूनिट है वो लूँगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने दूसरे यूनिट के दूसरे पार्ट से, शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। देखिए, शोध ज्ञान का प्रथम विस्तार है। किसका प्रथम विस्तार है? ज्ञान का। कौन? शोध। तो देखिए, शोध के द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। शोध के द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। शोध के कितने अंग होते हैं? तो देखिए, शोध के 4 अंग होते हैं। ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा। दूसरा है विवेकपूर्ण अध्ययन। तीसरा है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन और चौथा है परिणाम स्वरूप निर्णय। चौथा कौन सा है? परिणाम स्वरूप निर्णय। तो देखिए, ये आपके चारों क्या हैं? शोध के अंग हैं। आगे देखिएगा, शोध की प्रक्रिया में समस्या के कथन के बाद परिकल्पना की रचना की आवश्यकता होती है। परिकल्पना यानी व्यापक एवं विस्तृत रूप से फैल कर सोचना ही क्या कहलाता है? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस कहलाता है, जिसके आधार पर मन की भावना प्रकट करते हैं। शोधकर्ता को ऐसी परिकल्पना बनानी चाहिए। कैसी परिकल्पना बनानी चाहिए? जिसकी परीक्षा की जा सके, जिसको हम एग्जामिन कर सके कि वह कल्पना सत्य है या असत्य है, ट्रू है या ये आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षण से उत्तम परिकल्पना का जन्म होता है। परीक्षण करने के बाद क्या होता है? उत्तम परिकल्पना का जन्म होता है। किससे? परीक्षण से। आगे देखिएगा, शोध अध्ययन के प्रकार। देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आधारभूत शोध। कौन सा शोध? आधारभूत शोध वह अध्ययन शोध जो सिद्धांत का परीक्षण करते हैं, जो सिद्धांतों का परीक्षण करता है या करते हैं अथवा उसको विस्तारित करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? आधारभूत शोध कहलाते हैं। दूसरा है सहसंबंधात्मक शोध। इसमें अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो यह पता लगाना होता है कि चर यानी वेरिएबल सहविचरित होते हैं अथवा नहीं। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो सहविचरित हैं या नहीं है। आगे देखिए, प्रकरण अध्ययन। इसमें किसी एक या कुछ व्यक्तियों पर किया जाने वाला गहन अध्ययन शामिल होता है। कैसा अध्ययन? गहन अध्ययन, डीप, ठीक है। गहन अध्ययन शामिल होता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि परिवर्तन कैसे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, कि जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो किस तरह से व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये हम किस प्रकार के शोध में देखते हैं? प्रकरण अध्ययन में। आगे देखिएगा, अनुदैर्ध्य अध्ययन। कौन सा? अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसमें क्या होता है? इसमें सहभागकर्ताओं के एक समूह को समय के अनुसार प्रेक्षित तथा मापा जाता है। किसमें? आपका जो ये है अनुदैर्ध्य अध्ययन। कौन सा? अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसमें आपके जो सहभागकर्ता होते हैं उनके एक समूह को समय के साथ या समय के अनुसार प्रेक्षित तथा मापा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी बोलते हैं। आगे देखिए, शोध के प्रमुख प्रकार। तो देखिए, वैज्ञानिक शोध। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिक शोध, सर्वेक्षण शोध, सहसंबंधात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, विचरणात्मक शोध, मूल या मौलिक शोध, प्रयुक्त शोध, अप्रयोगात्मक शोध, क्रियात्मक शोध, गुणात्मक शोध,
मात्रात्मक शोध और परिमाणात्मक शोध, ये आपके सारे ही इसमें इन्होंने टाइप्स दिए हैं। देखिए आपके जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, इसके बारे में भी प्रश्न बनता है, इसके भी बनते हैं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इसके अलावा आपका सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक और आपका जो क्रियात्मक शोध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैज्ञानिक शोध से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ प्रयास ही वैज्ञानिक शोध कहलाता है। किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और क्रमबद्ध यानी कि एक सीक्वेंस में, है ना, जो ये प्रयास होता है ये क्या कहलाता है, हमारा साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक शोध कहलाता है। वैज्ञानिक शोध में शोधकर्ता एक नियंत्रित यानी एक कंट्रोल्ड और एक अनुभविक अनुसंधान करता है, यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड जो आपका रिसर्च होता है और जो कंट्रोल्ड रिसर्च होता है वो इसमें करता है, किसमें, साइंटिफिक रिसर्च में या वैज्ञानिक शोध में। अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक निर्भर योग्य होते हैं, यानी इनसे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उन पे हम ज़्यादा ही निर्भर हो सकते हैं क्योंकि ये नियंत्रित होते हैं इसमें जो भी हम अनुसंधान करते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें जो है एक्सपीरियंस किया जाता है खुद अनुसंधानकर्ता के द्वारा, इसीलिए इससे प्राप्त निष्कर्षों पर हम अधिक निर्भर होते हैं। कर्लिंगर के अनुसार स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शोध कहते हैं। आगे देखिए, बेस्ट एवं कान के अनुसार वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध, देखिए वर्ड्स को पकड़ना है, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है जिसके आधार पर सामान्यीकरण नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शोध। देखिए वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आपका, वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है, यानी कि आपका जो वैज्ञानिक शोध होता है उसमें किसी प्रॉब्लम का या किसी समस्या का जो सॉल्यूशन होता है या जो समाधान होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है यानी वस्तुनिष्ठ होता है और क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस के रूप में होता है। आगे देखिएगा, इस तरह के शोध दृश्य अनुभवों पर आधारित होता है। कौन सा, साइंटिफिक रिसर्च जो होता है वो आपका दृश्य अनुभवों पर आधारित होता है, यानी दृश्य माने देखकर। आगे देखिए, शोध की कार्यविधि क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक होती है। कैसी कार्यविधि होती है इसकी, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक, लॉजिकल। आगे देखिए, इस शोध में किसी नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण के विकास पर बल डाला जाता है या जोर दिया जाता है। शोध में शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम और निष्कर्ष को एक खास ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि पाठक को किसी प्रकार का कोई संदेह, यानी कि जो पाठक है, जो रीडर है, उसको किसी प्रकार का संदेह या अस्पष्टता ना हो। ठीक है, आगे देखिए, इसके दोष देखेंगे। साइंटिफिक मेथड के दोष कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा, अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप ही कभी कभी ऐसा होता है जिसे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य, क्रमबद्ध एवं नियंत्रित तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता। मीन्स कभी कभी जो हम अध्ययन करने के लिए जो हम व्यवहार लेते हैं, जो हम टॉपिक लेते हैं, जो भी जिस पर हमें अध्ययन करना है, वही कभी कभी ऐसा होता है कि वो वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य, क्रमबद्ध या नियंत्रित तरीके से अध्ययन उस पर हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी अध्ययनकर्ता के पास किसी व्यवहार या कारक को सही मापने की तकनीकी क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती है, उसमें टेक्निकल नो हाउ नहीं होती है या टेक्निकल एबिलिटी नहीं होती है कि किस तरह से हमें किसी चीज़ का मेजरमेंट कैसे करना है, किसी व्यवहार का या फैक्टर का हमें सही रूप से कैसे मापन करना है। ऐसी अवस्था में किए गए शोध से सीमित एवं भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो फिर क्या होगा, जब
जो शोध करता है यदि उसमें टेक्निकल नो हाउ नहीं है या उसमें टेक्निकल एबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, फिर जो उससे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, सीमित होंगे, उनकी अपनी लिमिटेशंस होंगी या फिर भ्रामक सूचनाएं होंगी, है ना। कैसी सूचनाएं होंगी, इनकरेक्ट जो है आपकी इन्फॉर्मेशन उससे हमें प्राप्त होंगी। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक शोधों में प्राकल्पना की जांच करने से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या कई ढंग से की जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि कुछ आंकड़ों से प्राकल्पना की पुष्टि होती है जबकि अन्य आंकड़ों से प्राकल्पना की अपुष्टि होती है, यानी कि पुष्टि नहीं होती। मतलब मनोवैज्ञानिक शोधों में क्या होता है कि जो प्राकल्पना यानी जो आपकी हाइपोथेसिस होती है उसको जांच करने के लिए जो आंकड़े होते हैं उनकी व्याख्या कई ढंगों से की जाती है ना। इसमें जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें जो कुछ आंकड़े होते हैं उससे क्या होता है, कुछ आंकड़े तो हमें ये बताते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस सोची थी वो ट्रू थी और कुछ हमें बताते हैं कि जो हाइपोथेसिस थी हमारी वो फॉल्स है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेक्षण। वैसे शोध को कहा जाता है प्रेक्षण। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में बिना किसी तरह के जोड़ तोड़ किए अध्ययन से संबंधित घटनाओं के क्रम का अवलोकन करता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्रेक्षण कहलाता है। जैसे कि स्वाभाविक प्रेक्षण यानी नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाता है तो इसे स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। और प्रयोगशाला प्रेक्षण यानी लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या है, वैसे प्रेक्षण या वैसे ऑब्जर्वेशन जिसमें प्रेक्षक घटनाओं का निरीक्षण कहाँ करेगा, एक नियंत्रित अवस्था में करेगा। मतलब देखिए, जब नियंत्रित अवस्था में प्रेक्षण किया जाएगा या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो वो आपका हो गया लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। और जब स्वाभाविक परिस्थितियों में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाएगा तो ये आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन या स्वाभाविक प्रेक्षण कहलाएगा। यहाँ पर मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा समझाकर आपको वीडियो बना रही हूँ तो क्या आपको ये पसंद ज़्यादा आ रहा है या मैं सीधे सीधे रीडिंग करती जाऊँ, तो वो आपको लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है बोलना चाहिए या जो वे ऑफ रीडिंग बोल दूँ मैं, वो आपको थोड़ा सा सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट्स करके बताइएगा जिससे कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आगे अपनी फर्दर वीडियोज़ में। और देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सर्वेक्षण शोध, कौन सा, सर्वेक्षण शोध दूसरा शोध है ये हमारा। ये नए क्षेत्रों में शोध करने हेतु उपयोगी होता है। यह साक्षात्कारकर्ताओं के लिए संचालन करने हेतु समयव्ययी होता है। यानी जो आपके साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं, है ना, उनके लिए ये जब संचालन किया जाता है तो इसमें काफ़ी जो है समय का खर्च होता है, मतलब समय काफ़ी लगता है इस तरह के सर्वेक्षण शोधों में। सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से उत्तर देने की प्रतिवादी की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह संदर्भित करता है। मतलब जो आपके सर्वेक्षण अनुसंधान में यानी आपका जो सर्वे रिसर्च है, इसमें प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीके से उत्तर देने की प्रतिवादी की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब पहले से ही जो उसने पूर्वानुमान लगा रखा है उसके हिसाब से जो वो आंसर कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं कि प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह उसमें संदर्भित है। सर्वेक्षण पूर्वाग्रह होता है, ये किस तरीके से हो सकता है, ये आपका जैसे मान लीजिए आप जो उत्तरदाताओं का चयन कर रहे हैं तो आप उनका चयन अपने हिसाब से कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा जैसा रिजल्ट आप एक्चुअल में अपने अनुसंधान में चाहते हैं। तो इस तरह से भी आपके सर्वेक्षण में पूर्वाग्रह हो सकता है या आप कह सकते हैं सर्वे बायस्डनेस हो सकता है, या आपने जो प्रश्नावली या जो आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं तो वो आप इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि जो रिजल्ट आए वो आपके हिसाब से आए, मीन्स रिसर्चर के हिसाब से आए। या मान लीजिए साक्षात्कार द्वारा जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं या पूछने का जो तरीका है वो इस तरीके से करना कि रिजल्ट आपके ही हिसाब से आए जैसा आप अपने अनुसंधान में करना चाहते हैं। तो ये सब क्या बताता है, ये आपका प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह है ना। ये देखिए प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह, इसी को हम कहते हैं। आगे देखिए, इसमें प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण
बनाने में कठिनाई होती है। इसमें प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। इसमें उत्तरदाताओं के उत्तरों में स्वाभाविकता का ह्रास होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आंसर जो देंगे वो नेचुरल नहीं होंगे, बल्कि वो जैसा आपने सोच रखा है उसी के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स आ रहे हैं, है ना। या आप मान लीजिए इसमें जो उत्तर चयन को, है ना, उत्तर जो मैंने आपको बताया कि आप जिन लोगों को चुन रहे हैं उत्तर देने के लिए, है ना। आगे देखिए, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इसे संचालित करना एक समय साध्य कार्य है ना। जो साक्षात्कार करता है, यानी जो एक तो होता है जो इंटरव्यू लेने वाला है, एक जो है इंटरव्यू देने वाला है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इसे संचालित करना, ये क्या है, इसमें बहुत अधिक समय का व्यय होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। सर्वेक्षण प्रश्न के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं सर्वेक्षण प्रश्न के? तो देखिए इसमें मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 8 प्रकार। ओपन एंडेड प्रश्न, समापन, रेटिंग, रेटिंग या आगे देखिए रैंकिंग, लिंकड स्केल, बहुविकल्पीय, चित्र चयन, द्विभाजक प्रश्न तथा जनसांख्यिकीय प्रश्न। ठीक है, तो ये 8 तरह के प्रश्न होते हैं। ओपन एंडेड कौन से होते हैं? जिसमें आप उनको मतलब दे देते हैं, उसमें कोई चॉइसेस नहीं होती हैं, बल्कि वो जो चाहें वो उसमें अपनी तरफ से लिख सकते हैं, है ना। रेटिंग स्केल वाला कौन सा होता है? जैसे आप देखते हैं ना कि आप जब कोई ऐप वगैरह यूज़ करते हैं तो रेटिंग मांगते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, A, B, C या D या 1 to 10 तक आपको नंबरिंग दे दी, है ना। बहुविकल्पी हम सब जानते ही हैं, ठीक है, कि MCQ टाइप्स। और चित्र दे दिए, उसमें से आपको चयन करना है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न होते हैं, इनका आप डिटेलिंग थोड़ा अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतना डिटेलिंग करूँगी तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, सह संबंधात्मक शोध। कौन सा? सह संबंधात्मक शोध, यानी कि आपका कोरिलेटेड रिसर्च। नेक्स्ट देखिएगा, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध में सह संबंधात्मक शोध का काफ़ी महत्व है। इस शोध के मुख्य समर्थक कौन थे? क्रॉनबेक तथा गिलफोर्ड थे। कौन से इसकी बात हो रही है? सह संबंधात्मक शोध की। इन लोगों के अनुसार सह संबंधात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में जोड़ तोड़ सीधे नहीं करता, वेरिएबल्स में जोड़ तोड़ सीधे नहीं करके चयन प्रक्रिया के द्वारा करता है। किस तरह से करता है? चयन प्रक्रिया के द्वारा करता है। आगे देखिएगा, प्रयोगात्मक शोध। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर विचार किया जाता है। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में 3 टाइप के वेरिएबल्स मुख्य रूप से बताए थे। कौन कौन से हैं बताइए? एक तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट बताया था, एक डिपेंडेंट बताया था, और तीसरा कौन सा था? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगात्मक शोध में आश्रित एवं स्वतंत्र चर, आश्रित यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाता है। वस्तुतः इसमें स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। मीन्स जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये उन दोनों के बीच में इसमें अध्ययन किया जाता है, और ये देखा जाता है कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट पे, यानी जो स्वतंत्र चर है उस पर निर्भर है या नहीं है, या निर्भर है तो कितना निर्भर है। इसमें स्वतंत्र चरों, परिमार्जित चरों और आश्रित चरों के मध्य, परिमार्जित चरों और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर शोध केंद्रित किया जाता है ना। क्या? कारणात्मक संबंध स्थापित किया जाता है ना। किसमें? आपके प्रयोगात्मक शोध में, कि क्या कोई संबंध है, क्या कोई कारण है या नहीं है। आगे देखिए, इसमें आश्रित चरों में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से, इसमें आश्रित चरों में, है ना, जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनमें सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से स्वतंत्र चर में, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर, नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण
यादृच्छीकरण किया जाता है ना। यादृच्छीकरण का मतलब क्या है, ये है आपका रेंडमाइजेशन किया जाता है, ठीक है, किसका, प्रतिदर्श का, सैंपल का। आगे देखिए, प्रायोगिक शोध अध्ययन को व्यवहार्यता शोध अध्ययन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रायोगिक शोध अध्ययन को, तो देखिए व्यवहार्यता शोध अध्ययन, इंपॉर्टेंट है ये। प्रयोगात्मक शोध के चरणों का क्रम क्या है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। चरों को क्रिया का रूप देना, प्रयोगात्मक अभिकल्पों का चयन करना, प्रयोगों का संचालन, प्रतिवेश सेटिंग का चयन, परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करना। तो ये इसके क्या है, प्रयोगात्मक शोध जो है आपका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके जो है ये चरण है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक शोध। तो देखिए ऐतिहासिक शोध हम देख लेते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हिस्टोरिकल मेथड है ये आपका, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सारांशों निष्कर्षों को अन्य परिस्थिति से या परिस्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जाता, जनरलाइजेशन नहीं किया जाता है। इसमें जो सारांश होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो, ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो, इसमें पहले वह प्रमाणिक होना चाहिए, इससे या इसमें पहले वह क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। केवल प्रमाणिकता का साक्ष्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसमें परिशुद्धता भी होनी चाहिए, प्रमाणिक भी होना चाहिए और परिशुद्धता भी होनी चाहिए। इसमें परिकल्पनाएं आमतौर पर व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त होती हैं। कैसी परिकल्पनाएं होती हैं, अव्यक्त परिकल्पनाएं होती हैं, व्यक्त परिकल्पनाएं नहीं होती हैं। इसमें उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों का विश्वसनीय माना जाता है। इसमें उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों को विश्वसनीय माना जाता है। सार्वभौमिक सामान्यीकरण ऐतिहासिक शोध विधि की सीमा है। मतलब आप जो भी ऐतिहासिक शोध में रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसको आप सार्वभौमिक तौर पे उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते या उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए कोई भी आप जैसे क्रांति की बात कर लेते हैं, मान लीजिए ऐतिहासिक शोध आप 1857 की क्रांति पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें आपने जब शोध करा तो जो रिजल्ट्स आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसके रिजल्ट्स हो वही सारी क्रांतियों पर आप निकाल दें कि भाई इसके कारण अगर असफलता के ये थे तो यही कारण और सारे युद्धों के भी थे, क्योंकि उन सब युद्धों की अपनी अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम सार्वभौमिक सामान्यीकरण ऐतिहासिक शोध विधि में नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा विवरणात्मक शोध। कौन सा, विवरणात्मक शोध, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान समय को संचित किया जाता है, जिसकी विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। ऐसे शोध में अपरिचालित चरों के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक शोध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम अप्रयोगात्मक या आपका सहसंबंधात्मक शोध भी कहते हैं। ऐसे शोध में क्या है व्हाट इज का अध्ययन किया जाता है, किसमें, डिस्क्रिप्टिव आपके रिसर्च में या आपके ये मैं बता रही हूँ विवरणात्मक शोध में। आगे देखिएगा मूल एवं मौलिक शोध। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में एक सिद्धांत विकसित करना होता है। इस तरह के शोध में वह कुछ व्यक्तियों का चयन निष्पक्ष भाव से करता है। क्या करता है इसमें, वो कुछ व्यक्तियों का चयन करता है अनबायस्ड होके, निष्पक्ष भाव से, तथा उसके व्यवहारों का अध्ययन कर एक निश्चित सामान्यीकरण करता है। फिर उसके व्यवहारों का वो स्टडी करता है, अध्ययन करता है और फिर एक निश्चित सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करता है। किसमें, मूल या मौलिक शोध में। आगे देखिएगा मौलिक शोध के उद्देश्य। तो देखिए मौलिक शोध के हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, हम इन्हें देखने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य नए तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। यानी मौलिक शोध का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है आपका, इसका उद्देश्य नए तथ्यों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। दूसरा है शोधकर्ता का समस्या से
शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता। मीन्स जो समस्या है ज़रूरी नहीं है वो शोधकर्ता से ही रिलेटेड हो। समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। समस्या का चयन कैसे किया जाता है? तो ये आपका वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होता है। किसका? आपके परिकल्पनाओं का जो प्रतिपादन होता है ये आपके जो पूर्व में शोध किए जा चुके हैं उनके जो रिजल्ट्स रहे हैं या उनकी जो थ्योरीज रही हैं या अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं, उन पर ये बेस्ड होता है। आगे देखिए, इसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती है। कैसी नहीं होती इसकी रूपरेखा? लचीली, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है, यानी कि रिजिड होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। शोधकर्ता का विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है, यानी जो शोधकर्ता या जो रिसर्चर होता है उसको विशेष या स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी आवश्यक होती है। आगे देखिए, न्यायादर्श यानी सैंपल का चयन वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? ये हम बात कर रहे हैं आपके किस प्रकार के शोध की? तो ये हम आपकी बात कर रहे हैं मौलिक शोध की, ठीक है, उसके उद्देश्यों की, या मूल शोध या मौलिक शोध, है ना। प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसी? जो उच्च लेवल की, हाई लेवल के स्टैटिस्टिकल आपके जो मेथड्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस में। सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। जो जनरलाइजेशन होता है वो नए तथ्यों पर, न्यू फैक्ट्स पर, है ना, या आपके सत्यों और सिद्धांतों के रूप में होता है। मूल्यांकन बाहरी होता है, इसमें विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं और अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। जैसे आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसी की बात एक तरह से समझ लीजिए। तो मूल्यांकन बाहरी होता है, इसमें विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं और अच्छे कार्य के लिए क्या प्रदान की जाती है? उपाधि प्रदान की जाती है। मौलिक शोध का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है, इसमें समय अधिक लगता है। क्योंकि ये व्यापक और विस्तृत होता है तो समय इसमें बहुत लगता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है इसमें, और शोध निष्कर्ष व्यापक एवं दूरगामी होते हैं, ठीक है। मौलिक शोध में या मूल आपकी जो शोध है इसमें जो निष्कर्ष होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? ये आपके व्यापक और दूरगामी आपके होते हैं। अगला देखिए, प्रयुक्त शोध। तो देखिए, प्रयुक्त शोध में क्या है? शोधकर्ता प्रयुक्त शोध में सैद्धांतिक संपत्तियों की जांच वास्तविक समस्या समाधान में करता है। इसमें क्या है आपका? शोधकर्ता प्रयुक्त शोध में सैद्धांतिक संपत्तियों की जांच वास्तविक समस्या समाधान में करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रयुक्त शोध कहलाता है। आगे देखिएगा, अप्रयोगात्मक शोध। कौन सा शोध? अप्रयोगात्मक शोध। तो देखिए, एक ऐसा क्रमबद्ध शोध है जिसमें शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति या तो प्रारंभ होने के पहले ही हो चुकी होती है या उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है कि उनमें जोड़ तोड़ ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? अप्रयोगात्मक शोध। तथा स्वतंत्र चर और आश्रित चर के विशेष संबंधों के बारे में इन दोनों तरह से चरों में हुए सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर मात्र एक अंदाज़ा लगाया जाता है, और इसे विवरणात्मक शोध भी कहा जा सकता है, ठीक है, या कहा जाता है। आगे देखिए, इसी से संबंधित अप्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं। जो आपका अप्रयोगात्मक शोध है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, इस शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आपका अप्रयोगात्मक शोध। अप्रयोगात्मक शोध कैसा होता है? क्रमबद्ध और अनुभव सिद्ध होता है।
इस शोध में स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। जो स्वतंत्र चर हैं उन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। इसका कारण यह होता है कि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति शोध प्रारंभ से पहले ही हो चुकी होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया। अगला देखिए, शोधकर्ता प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट देखिएगा, अब हम चलते हैं अपने क्रियात्मक शोध की ओर, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च मेथड है।